फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के जो आपका यूनिट 2 है उसके चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है मलबे का मालिक। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पार्ट बना रखा है, तो प्लीज़ आप उस पार्ट को जरूर चेकआउट करें। उस पार्ट में हमने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई है। आज की वीडियो में हम आगे का जो कंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें। बिकॉज इससे रिलेटेड हो सकता है आपसे कोई असाइनमेंट मटेरियल पूछ लिया जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको कोई भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, वो है दो चीज़ें। पहले हम बात करेंगे मोहन राकेश के व्यक्तित्व का, मतलब उनका जो बिहेवियर था, व्यक्तित्व किस प्रकार के वो व्यक्ति थे, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे मलबे का मालिक, जो किताब, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से चैप्टर है या फिर एक तरह से कहानी है, ठीक है, उसके ऊपर कि मलबे के मालिक कौन है और बाकी सब उसके बारे में। तो कहानी काफ़ी लंबी हो सकती है, सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बिकॉज कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, राकेश प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी थे, किंतु उनके स्वभाव और आचरण में एक रूपता का अभाव था। ठीक है, राकेश जो थे, मोहन राकेश जो थे, प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी थे, किंतु उनके स्वभाव में, उनके और आचरण में एक रूपता का अभाव था। मतलब वो कभी भी एक जैसे बिहेवियर या फिर एक जैसे स्वभाव में नहीं रहते थे। कभी उनका स्वभाव अच्छा होता था, कभी उनका स्वभाव गर्म होता था, ठीक है, खराब होता था। वो कभी भी एक स्वभाव के नहीं रहे। यह सभी एक समान गरिमा मंडित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, उनकी जो थी, उनकी जो स्वभाव था वो एक जैसा कभी नहीं रहता था। वो हमेशा स्वभाव में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से रहते थे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अर्थात कभी भी उनका स्वभाव एक प्रकार का नहीं था। जैसे उबलता हुआ लावा कब क्या शकल लेगा कहा नहीं जा सकता, वैसे ही लगभग वैसी ही स्थिति उनके स्वभाव में भी रही है। ठीक है, कि उबलता हुआ लावा कब क्या शकल ले लेगा, कब कैसा बन जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार मोहन राकेश के स्वभाव को देखकर भी कोई नहीं बता सकता कि अभी इनका स्वभाव किस प्रकार का और थोड़ी देर बाद इनका स्वभाव किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की उनकी व्यक्तित्व था। फिर यदि कुछ लोगों के लिए भी, दोस्तों के लिए जीने वाले थे, दूसरी तरफ ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो उन्हें चरम आत्म केंद्रित स्वार्थी मानते थे। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते थे कि जो हम क्या देख सकते हैं कि मोहन राकेश अपने दोस्तों के लिए जीने वाले थे। कुछ लोग कहते हैं कि मोहन राकेश अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते थे और वो उनके लिए जीने वाले थे। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहन राकेश एकदम स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, आत्म केंद्रित, मतलब वो अपने ऊपर ही ध्यान देते थे। ठीक है, तो काफी अच्छे थे। तो वहीं कुछ लोग कहते थे वो स्वार्थी और गलत थे। ठीक है, तो कुछ लोगों का अलग अलग मानना था मोहन राकेश के अंतर्गत ऊपर। उसके बाद आता है कि कमलेश्वर के विचारों में राकेश पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि वह कहीं एक जगह टिकते ही नहीं। वह निहायती गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन, यहाँ पे ठीक है, अनुशासनहीन आएगा, अनुशासनहीन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कमलेश एक राइटर है जिन्होंने बताया है कि मोहन राकेश बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया। वहीं दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व में अनुशासनहीन व्यक्तित्व नजर आता है। ठीक है, वहीं कमलेश्वर दूसरी तरफ ये एडमायर करते हैं, मतलब बताते हैं या फिर स्वीकार करते हैं कि क्या है कि भले ही उन पर से राकेश तुनक मिजाज हों, पर उनके व्यक्तित्व में सतह के नीचे भरते हुए जबरदस्त अनुशासन दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कमलेश्वर ये मानते हैं कि भले ही राकेश उनसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर उनके राकेश के जो व्यक्तित्व है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको अनुशासन दिखाई देगा। अर्थात कमलेश्वर कहना चाहते हैं कि भले ही राकेश कितना भी गुस्सा लिए चिड़चिड़े क्यों ना हो, परंतु उनके स्वभाव के अंदर अनुशासन दिखाई देता ही है। ठीक है, फिर राकेश हमें अपने बारे में कहते थे, राकेश हमेशा अपने बारे में कुछ बात बताते थे, वो है कि मैं एक असंभव व्यक्ति हूँ। उसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। ठीक है, तो राकेश बताते हैं कि मैं एक असंभव व्यक्ति हूँ, उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति आदमी भी हूँ। ठीक है, अब साहित्यकार के रूप में अगर हम देखें राकेश को कि साहित्य उन्होंने क्या क्या करे हैं साहित्यकार में, तो मोहन राकेश के जीवन में जो कुछ व्यवहार
में था, ठीक वैसा ही उनके लेखन में भी था। ठीक है, तो मोहन राकेश जिस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ करते थे, उसी प्रकार का व्यवहार वो अपने लेखन कार्य के साथ भी करते थे। राकेश ने कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। ठीक है, कि राकेश ने सबसे शुरुआत में कहानी लिखने से आरंभ किया था, उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपने विकास, अपना जो विचार है उन्हें प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में हमारा जनमानस, हमारा जीवन कहाँ से कहाँ आ गया, इसका सही प्रमाण मोहन राकेश के साहित्य में है। ठीक है, यह एक अर्थ में वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के जीवन और साहित्य का प्रमाण दस्तावेज है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद मानव की जो स्थिति, भारत की स्वतंत्रता के बाद मानव की जो स्थिति है हुई है, ठीक है, उस स्थिति, वह स्थिति स्वतंत्रता से पहले की स्थिति नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी, बट स्वतंत्रता के बाद की स्थिति काफी ज्यादा वो हो गई। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। ठीक है, और एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध, 20वीं सदी के बाद के जीवन का अगर आपको पढ़ना है कि क्या जीवन था लोगों का, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? साहित्य एक दस्तावेज प्रमाण है, तो आपको साहित्य पढ़ने चाहिए मोहन राकेश के। अब हम बात करते हैं कथांक की, जो उन्होंने कथाएं लिखी हैं। तो मोहन राकेश ने अपने कहानियों में व्यक्ति को केंद्र बनाकर मध्यवर्गीय चेतना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में किसी भी एक व्यक्ति को केंद्र बनाकर क्या करा है? मध्य वर्गीय, जो भी मध्य वर्ग, मिडिल वर्ग है, ठीक है, मिडिल क्लास है, उनकी चेतना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसीलिए उनसे, उनके कहानियों में यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी कहानियों में आपको देखा जा सकता है कि जो सामाजिक टॉपिक्स हैं उनको काफी ज्यादा बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है आपको मलबे का मालिक कहानी का पूरा विवरण। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। चलिए कहानी को देखते हैं। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्यक्ति को केंद्र बनाकर मध्यवर्गीय चेतना को रूपायित करने का प्रयास किया है। इसीलिए उनके कहानियों में यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। ये तो मैंने आपको पहले बता दें। मलबे का मालिक नामक कहानी में विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न करता और अमानवीयता का मर्मस्पर्श चित्रण हुआ है। ठीक है, तो मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें विभाजन के दौरान जितनी भी परेशानियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, उसका विवरण दिया गया है और उसका काफी ज्यादा चित्रण किया गया है। इस कहानी में अब्दुल गानी अमृतसर में आकर अपने मकान के मलबे के ढेर के रूप में देखता है और मलबे का मालिक बनने के लिए कौवा और कुत्ते को संघर्ष करते हुए पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल गानी, जो कि अमृतसर से आया है। ठीक है, अमृतसर से आया है, सॉरी, अमृतसर में आकर बस गया है। उस विभाजन से पहले उसका घर अमृतसर में ही था, तो अमृतसर में उसके घर का क्या पड़ा है? मलबा पड़ा हुआ है। अमृतसर में, सॉरी, उसके घर का मलबा पड़ा हुआ है। अब जब वो आया तो उसने देखा कि कुत्ते और कौवा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, मलबे का मालिक बनने के लिए कौवा और कुत्ता संघर्ष करते पाता है कि कुत्ता और कौवा मलबे का मालिक बनने के लिए वहां पे संघर्ष कर रहा है। इस कथांक में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न इस विभीषिका का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसका जितना भी परिणाम हुआ वो सब इस कहानी में बताया गया है, जिसका फलस्वरूप अनेक परिवार उजड़ गए थे, अनेक व्यक्ति सांप्रदायिकता का शिकार होकर काल क्वाइन हो गए थे और हजारों घर मलबे के ढेर बनकर रह गए थे। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। आप देख सकते हैं कि फलस्वरूप कई सारे परिवारों को उजड़ना पड़ा, क्योंकि विभाजन जब हुआ उसके बाद जब ये बताया गया कि विभाजन हो चुका है, तो भारत और, कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, मारकाट चालू हो गई थी। ठीक है, हजारों लोग मर गए थे, कईयों के घर तोड़ दिए गए थे, तो इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। फिर इस कथा का मलबा विभाजन की उस आतंकपूर्ण स्थिति का कारण गाथा सुना रहा है। ठीक है, करुणा करुण गाथा सुना रहा है कि इसमें जो भी ये जो मलबा है, घर का मलबा है इस कहानी में, वो घर का मलबा कहानी सुना रहा है विभाजन के आतंकपूर्ण स्थिति की, जो अराजकता
एवं क्रूरता से भरी हुई है। जो कहानी वो सुना रहा है वो कहानी बहुत ही ज्यादा अराजकता से भरी हुई है और पूर्णता से भरी हुई है। इस कहानी का कथांक इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ से अब कहानी का मेन सार स्टार्ट होता है कि चिराग का बूढ़ा पिता अब्दुल गानी लाहौर के कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आता है, ठीक है। चिराग का जो कह सकते हैं कि बूढ़ा पिता अब्दुल गानी अपने कुछ दोस्तों के साथ लाहौर से यहाँ पे अमृतसर आता है हॉकी का मैच देखने के लिए। पर हॉकी का मैच देखना एक बहाना था, दरअसल उन्हें तो यह के बाजारों और घरों को देखने का चाव था जो कभी अपने साथ थे पर अब पराये हो गए थे, ठीक है। तो चिराग के पिता अब्दुल गानी काफी ज्यादा बूढ़े थे, तो वो हॉकी का मैच देखने के बहाने से भारत के अमृतसर में आते हैं। बट हॉकी का बहाना देखना बस हॉकी का मैच देखना बस एक बहाना था। वह यहाँ की बाजारों और घरों को देखना चाहते थे क्योंकि विभाजन से पहले वो भी यहीं रहा करते थे, तो उन्हें देखना था कि उनका घर की स्थिति किस प्रकार की है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो चीजें कभी हमारे साथ थी आज वो चीजें पराई हैं, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। अमृतसर का बांसा का बाजार एक छोटा सा बाजार है। यहाँ की दुकानें आग लगने से जलकर राख हो गई थी आगे, ठीक है। तो यहाँ की दुकानें आग लगने से राख हो गई थी। एक लंबा समय बीत गया था, कई कई इमारतें खड़ी हो गई थी, पर अनेक स्थलों पर अभी भी मलबे का ढेर पड़े थे, ठीक है। तो अब विभाजन के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीजें बदल गई हैं। यहाँ पे जो बाजार है उसकी सारी दुकानों में आग लग गई थी और आग लगने से सारी दुकानें खत्म हो गई थी। वहीं यहाँ पे लंबा समय बीत गया, कई इमारतें खड़ी हो गई हैं, कई इस अपने ठीक है, कई इमारतें खड़ी हो गई हैं और मलबे के ढेर पड़े थे। पर अनेक स्थलों पर मलबे के ढेर पर अब्दुल गानी ने अपने मोहल्ले के मुनेरी नामक युवक को पहचान लिया था, ठीक है। तो मुनेरी नामक युवक यहीं पे रहा करता था आबादी से पहले भी, ठीक है। तो अब्दुल गानी ने उन्हें पहचान लिया था। दोनों आपस में कुशल क्षेम पूछने लगे कि आप कुशल हो या फिर हम कुशल हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ से पूछताछ होने लगी। गानी के पूछने पर मनोरी ने अब्दुल गानी को, अब यहाँ से गानी के शब्द से जाना जाएगा, ठीक है। तो गानी के पूछने पर मनोरी ने उसे मलबे का ढेर दिखाया, तो घड़ी के सहारे एक छोटी सी कठिनाई से वहां पहुंचकर उसके मुंह में से अन्यास ही आहा निकल गई, ठीक है। तो अब गानी ने उसे अपने घर का मतलब गानी ने घर का मलबा दिखाया जो कि घर था गानी का, ठीक है। गानी का घर था विभाजन से पहले, तो उसका उसने मलबा देखा तो उसके मुंह से आ शब्द निकल गया, हाय ओए चिराग दिन। इस मोहल्ले के लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब सारा असलियत खुल जाएगी। वास्तविकता तो यह थी कि एक दिन चिराग दिन खाना खा रहा था तो रक्के पहलवान ने उसे आवाज देकर नीचे बुलाया। रक्के पहलवान की बरसों की पुरानी यारी को ध्यान में रखकर यह विकट परिस्थिति की परवाह ना करते हुए नीचे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे विभाजन के दौर की बात करी जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रख के पहलवान एक पहलवान है जो कि अब्दुल गानी का दोस्त था, ठीक है। अब विभाजन के दौर की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक दिन रखे पहलवान आया, अब्दुल गानी खाना खा रहा था, तो रखे पहलवान ने उसे आवाज बुला के नीचे बुलाया। अब अब्दुल गानी जानता था कि रखे पहलवान उसका काफी पुराना दोस्त है, तो वो नीचे चला गया। पर रखे पहलवान ने उसे धोखा दिया, उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। अपने एक शागिर्द की सहायता से उसने चिराग दिन का प्रमाणता तो किया ही, साथ ही उसकी पत्नी जुबेदा और दो लड़कियों किशोर और सुल्ताना को भी नहीं छोड़ा। उन तीनों की लाशें नहर के पानी में देखी गई, ठीक है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं काफी ज्यादा दिल से छू जाती है कि चिराग दीनी जिसका दोस्त रक्के पहलवान था, बट जब विभाजन का दौर आया तो रक्के पहलवान ने भी पलटी मार ली, ठीक है। रक्के पहलवान ने उसे बाहर बुला के उसकी छाती पे बैठ गया, उसकी बीवी और उसके बच्चों को जान से मार दिया, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति आई। इधर रक्के पहलवान ने चिराग दीनी के नए मकान को हथियाने की सोच रखी थी कि किसी ने उस घर में आग लगा दी, ठीक है। तो रक्के पहलवान उसके घर हथियाना चाहता था कि और पता नहीं किस व्यक्ति ने उसके घर में आग लगा दी। रक्के पहलवान को यह पता भी नहीं चल सका था कि यह
आग लगाने वाला कौन था। रक्के पहलवान को ये पता भी नहीं चला कि ये आग किसने लगाई है, लेकिन उस मलबे में अपनी उस मलबे को अपनी जागीर समझकर वह किसी को भी उसके पास फटकने भी नहीं देता। ठीक है, रक्के पहलवान ने उस मलबे को अपना हिस्सा समझा। ठीक है, उसको आसपास किसी भी लोगों को उसके आसपास नहीं आने देता। उसके साथ एक शागिर्द ने उसे अब्दुल गानी के उस मलबे को देखने की खबर दी। ठीक है, अब्दुल गानी ने अब उस मलबे को देख लिया तो रखे पहलवान को पता चल गया था। अब पहलवान कुछ सोचता इससे पहले उसने देखा कि मनोहर गानी की बाह पकड़कर उधर से ही आ रहा था। ठीक है, अब रखे पहलवान कुछ सोचता कुछ करता उससे पहले उसने देखा कि मनोहर अब्दुल गानी की बाह पकड़कर इधर से आ रहा था। कुएं के पास पहुंचकर गानी ने रखे पहलवान को पहचान कर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है, रखे पहलवान को कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसने रखे पहलवान से मिलकर न केवल प्रशंसता व्यक्ति की वरन उसे अपनी वर्तमान निराशा के बारे में अत्यंत शोकग्रस्त शब्दों के द्वारा बताया कि वह अब तो अपने भरपूर घर देखने आया था। ठीक है, अब रखे पहलवान से जब अब्दुल गानी की भेंट हुई, मतलब मिले वो दोनों, तो अब्दुल गानी ने उसे कुछ नहीं बताया, सिंपली उसे ये बताया कि उसके वो कितना निराश है, वो बस अपने घर को देखने आया था। पर यह तो सब कुछ मिट्टी हो गया था। रक्के पहलवान के प्रति पूरा विश्वास प्रकट करते हुए उसने पहलवान से पूछा कि उसके यह कर रहते यह सब कैसे हो गया। ठीक है, तो उसे लग रहा था कि रक्के पहलवान ने के होते हुए ये सब कैसे हो गया। अब्दुल गानी ने रक्के पहलवान से पूछा कि आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया, जबकि उसके पुत्र चिराग को तो पहलवान पर पूरा भरोसा था। ठीक है, जबकि उसका जो पुत्र था चिराग चिराग को पहलवान रखे पहलवान पर पूरा भरोसा था, बट ये सब फिर भी उसी ने करा। उन सब ने जो भाईचारा उसे भी भरोसे, तो चिराग को यह छोड़कर गानी पाकिस्तान चला गया था। ठीक है, अब उसी जो ये भाईचारा था, घर था, तो उसे छोड़कर रक्के पहलवान ने उसके घर पे कब्जा कर लिया। और जो अब्दुल गानी है वो ये सोच रहा था कि अब मैं अपना घर इसके पहलवान के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ तो इससे मेरा घर ठीक रहेगा, बट ये सब नहीं हो पाया। वहाँ ये भी बताता है कि चिराग का पूरा विश्वास था कि रक्के पहलवान के होते हुए उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो जो अब्दुल गानी का बेटा है वो काफी ज्यादा विश्वास करता था रक्के पहलवान पर, बस रक्के पहलवान धोखेबाज व्यक्ति निकला। यह सब सुनकर पहलवान की मानसिक और शारीरिक स्थिति बुरी तरह गड़बड़ा गई। ठीक है, ये सब बातें सुनी रखे पहलवान ने तो वो काफी ज्यादा डर सा गया। वो एकदम अजीब सा उसका बिहेवियर हो गया था। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिति उसकी घबरा गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया तो उसकी उसकी रीढ़ की हड्डी भी मानो सहारा ढूंढने लगी थी। ठीक है, अब जब उसने ये सुना कि ये सब लोग मेरे भरोसे जिंदा थे, बट मैंने ही उनके साथ इतना कुछ गलत करा, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसा लग रहा था कि वो अब वो बैठने वाला है। वो बैठ गया था क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा ढूंढ रही थी। पर गानी तो सबसे अनजान था। गानी को ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ये सब रक्के पहलवान ने करा है। रक्के के प्रति आभार प्रकट करते हुए उसने कहा, जी हल्का ना कर रखिया। ठीक है, जी हल्का ना कर रखिया, ये जी हल्का ना रखिया। ठीक है, जो होनी थी सो हो गई। मैंने तुम्हें दिखला तो मैंने तुम्हें देख लिया तो चिराग को देख लिया। ठीक है, रख उसने चिराग दीदी ने कहा, अगर मैंने आपको देख लिया तो चिराग को देख लिया। तुम सेहतमंद रहो, जीते रहो और खुशियां देखें। उसने उसको सलाह दी, उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रीट किया कि आप ठीक रहो, अच्छे रहो, सारे के सारे सारी जीतो। ठीक है, सारे मैच जीतो। उस प्रकार से उस रात रक्का पहलवान रोज की तरह गली के बाहर तख्ते पर बैठा था। उसी समय एक कौवा कहां से भटक कर उस मलबे पर पड़ी चौखट पर बैठ गया तो कुएं में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उसे भौंकने लगा। ठीक है, रक्के जो पहलवान था वो अपनी गली के चौराहे पर बैठा हुआ था एक तख्ते पर, बट वहीं पे एकदम से एक कौवा आता है और आके उस घर के टूटे हुए मलबे के घर पर चौखट पर बैठ जाता है। और वहीं पे एक जो कुत्ता भी लेटा होता है वो गुर्राने लगता है। कौवा के उड़ जाने के बाद कुत्ता पहलवान को देखकर उसे भौंकने लगा। पत्थर मारने पर भी
वह ना हटा, पहलवान को एक की सील पर जा लेटा, इधर कुत्ता बहुत देखकर भौंकता रहा और गुर्राता रहा। ठीक है, तो पत्थर मारने पर भी कुत्ता अपनी जगह से नहीं हटा, तो पहलवान को एक की सिल, ठीक है, वो पहलवान जाकर एक सिल्ली पर जाकर लेटा, इधर को लेट गया था और वहीं कुत्ता भौंक उसे देखकर भौंकता रहा और गुर्राता रहा। तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी में बेसिक चीजें कुछ ऐसे इस प्रकार बताई गई हैं कि ठीक है, एक परिवार था, वो परिवार कह सकते हैं कि हम्म, आ, विभाजन से पहले भारत में ही था, बट विभाजन के बाद पाकिस्तान उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पे उसका दोस्त एक रक्के पहलवान था। रक्के पहलवान पे वो लोग काफी ज्यादा भरोसा करते थे, बट रक्के पहलवान ने ही उसे, हम कह सकते हैं कि धोखा दिया और उसका सारा का सारा घर लूट लिया। ठीक है, उसके बीवी बच्चों को भी मार दिया, बट उसे ये सब नहीं पता था। जो घर का मालिक था, अब अब्दुल गानी, उसे ये सब नहीं पता था। बाद में जब अब्दुल गानी वापसी आता है पाकिस्तान से भारत, अमृतसर में अपना घर देखने, तब वो रखे पहलवान से मिलता है, उसे ये सब बताता है। बट रखे पहलवान की मानसिक स्थिति ये सब सुन के बहुत खराब हो जाती है कि इसे ये सब नहीं पता कि ये सब मैंने करा है। ठीक है, इस प्रकार की कहानी है। आप, मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें अगर आपको कहानी समझ में नहीं आई है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। तो आपको सारे डाउट्स कहानी रिलेटेड क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, बिकॉज हो सकता है इस वीडियो से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं वीडियोस के नोटिफिकेशंस और वीडियो से रिलेटेड मटेरियल जो भी होता है कंटेंट, वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।